जाना पहचाना सा लगा, और जैसे ही उसने अपनी चादर का पल्लू अपने चेहरे से हटाया तो मुझे एक झटका सा लगा। वो पार्वती थी। उसने मेरी तरफ एक नज़र देखा और आगे बढ़ गई। मैं बेख्तियार उठा और उसके पीछे हो लिया। मैंने आगे बढ़कर उसे बुलाने की कोशिश की तो वो डब्बे के दरवाजे के पास जाकर रुक गई और मुड़ कर मेरी तरफ देखने लगी, और मैं एकदम रुक सा गया। वो पार्वती नहीं थी, वो तो कोई आम सी देहाती औरत थी। क्यों आए हो मेरे पीछे? मैं इसके इस अचानक सवाल पर गड़बड़ा सा गया। जी जी मैं हकलाते हुए बोलने लगा तो वो हंस पड़ी कि ये क्या जी जी मैं वो लगा रखी है। उसने मेरी नकल उतारते हुए कहा तो मैं शर्मिंदा से लहजे में कहने लगा, दरअसल मेरी एक मिलने वाली है, उसकी शक्ल कुछ आपसे मिलती है, इसीलिए मैं आपके पीछे आ गया। मुझे माफ़ करना बहन जी। और ये कहते ही मैं वापस मुड़ गया, और अभी मैं 2 कदम ही आगे बढ़ा था कि पीछे से मुझे बहन जी और हंसने की आवाज़ आई। आवाज़ 100% पार्वती की थी। मैं चकरा कर रह गया था कि ये क्या मामला है। पहले चेहरा हूबहू पार्वती का दिखा था और अब आवाज़, मगर वो तो कोई और ही थी। और जब वो पहले बोली थी तो उसकी आवाज़ कुछ और थी, लेकिन ये आवाज़ 100% पार्वती की ही थी। मैंने अपने सर को झटका और अपनी सीट पर जाकर बैठ गया और सोचने लगा कि ये मेरा वहम ही हो सकता है। भला वो यहाँ कैसे आ सकती है? और अभी मैं इसी उधेड़ बुन में था कि न जाने कहाँ से एक अजीब व गरीब और गंदा सा मलंग मुझसे कुछ फासले पर ट्रेन के फर्श पर आकर बैठ गया। अजीब सा हुलिया था उसका। सर के बाल बेतहाशा बड़े हुए, चेहरे पर सफ़ेद काले रंग की हल्की सी दाढ़ी थी। कपड़े फटे पुराने और काफ़ी मैले थे। पैरों में जूती तक न थी। वो फर्श पर बैठा अपने आप से न जाने का बातें किए जा रहा था और हंसे जा रहा था, और मैं उसको बड़ी दिलचस्पी से देख रहा था। वो अपनी मस्ती में गुम हंसे जा रहा था, और फिर वो अचानक हंसते हंसते रुक गया और फिर अपना चेहरा उठाकर मेरी तरफ देखने लगा। और जैसे ही उसकी नज़र मेरी तरफ उठी मैं सर से पांव तक कांप सा गया। उसका चेहरा गहरे सांवले रंग का था और आंखें इंतहाई तेज़ और चमकती हुई। उसकी आंखों में न जाने क्या बात थी कि मैंने फ़ौरन अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। मुझे ऐसा लग रहा था कि उसकी आंखें मेरे अंदर तक घुसी हुई थी। थोड़ी देर बाद वो फिर हंसने लगा। मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा तो हैरान रह गया। उसकी आंखें बिल्कुल बदली हुई और आम सी लग रही थी, और वो हंसते हुए बोले जा रहा था, ये तो होना ही था, होकर ही रहेगा। भला होने को कौन टाल सकता है सिवाय उस ज़ात के जो ज़मीनों आसमान का अकेला मालिक है, जिसके कब्ज़े में हम सब की जान है। होकर ही रहेगा। वक्त आ गया। हा हा हा। वक्त आ गया। अब मज़ा आएगा, खूब मज़ा आएगा। हा हा हा। गहरी खबर और खेल तमाशे। हाँ, गहरी खबर और खेल तमाशे। वो हंसते हुए बराबर यही बोले जा रहा था, गहरी कब्र और खेल तमाशे। उसकी आवाज़ें सुन के आरिफ और आनंद भी जाग गए थे और बड़ी हैरत से उसे देख रहे थे कि इतने में सोए हुए मुसाफिरों में से एक ने उठते हुए गुस्से से उस मलंग की तरफ देखा और कहने लगा, ओ बाबा जी, क्यों हमारी नींद खराब कर रहे हो? जाओ यहाँ से। ये खेल तमाशे कहीं और जाकर करो। चलो भागो यहाँ से। पता नहीं इनको रेलगाड़ी में घुसने क्यों देते हैं। इतना सुनना था कि मलंग फौरन वहाँ से उठा और हंसता हुआ भाग गया। उसके जाते ही जैसे हर तरफ खामोशी सी छा गई हो। और यार कौन था ये और क्या कह रहा था? आनंद ने हैरानगी से मेरी तरफ देखते हुए पूछा। कोई नहीं यार, अल्लाह लोग बंदा था, मलंग था, पता नहीं कहाँ से आके यहाँ बैठ गया और पता नहीं क्या कह रहा था। मेरी तो समझ में कुछ नहीं आया। पता नहीं किसी खेल तमाशे की बात कर रहा था। हाँ, ये लोग अपनी ही धुन में रहते हैं और ऐसी बातें करते हैं जो अकल और समझ से बालातर होती हैं, आरिफ ने आनंद को समझाते हुए कहा था। बिलाखिर शाम को हम मुंबई रेलवे स्टेशन पहुंच चुके थे। रास्ते में मैंने दोनों को उस औरत के बारे में नहीं बताया था कि ख्वाम ख्वाह वो मेरा मजाक उड़ाते। रेलवे स्टेशन पर काफ़ी भीड़ थी। हम स्टेशन से बाहर निकल आए। हमारी हालत अजीब थी। हम ये देख रहे थे लोगों के हुलिये अजीब थे। वहाँ पर रंगो नस्ल का बंदा नज़र आ रहा था। कई लोग पतलून कोट पहने घूम रहे थे, तो कहीं पजामा कुर्ते, तो कहीं धोती कुर्ता पहनी। ज़्यादातर हिंदू औरतें साड़ियाँ पहने और मुसलमान औरतें बुर्का पहने अपने घर वालों के साथ इधर उधर घूम रही थी। इतना रश हमने पहले कभी ना देखा था। यार, यहाँ हम आ तो गए हैं, मगर जाएंगे कहाँ? हमें तो इस शहर का कुछ पता नहीं। आरिफ ने घबराए हुए लहजे में सवाल किया तो आनंद ने हल्का सा कहकहा लगाया। ये लो, ये भाई साहब तो अभी से घबरा गए। बड़ा शौक था इन्हें मुंबई घूमने का। अबे यार, घबराता क्यों है? मैंने दीपक से सारी मालूमात ले ली थी इस जगह की। वैसे भी अपने पास ढेर सारे पैसे हैं, फिक्र काहे की है?
दीपक बता रहा था कि यहाँ बहुत सारी सराय हैं और होटल हैं जहाँ हमें रहने के लिए कमरे मिल सकते हैं। डर किस बात का है? तो चलो, इंतज़ार किस बात का है? मुझे तो भूख भी ज़ोरों की लगी है। मैंने पेट पर हाथ फेरते हुए कहा तो आनंद एक टांगे वाले की तरफ बढ़ गया और हम दोनों भी उसके पीछे हो लिए। भाई साहब, यहाँ कोई अच्छा सा होटल मिल जाएगा रहने को? टांगे वाले ने पहले तो हम तीनों को बड़े गौर से देखा, फिर मुस्कुराते हुए बोला, कहाँ से आए हो बादशाह? यहाँ के तो नहीं लगते। हम माधोपुर से आए हैं। आनंद ने भी मुस्कुरा कर जवाब दिया। अच्छा जी, बड़ी दूर से आए हो? नौकरी वोकरी की तलाश में आए हो या ऐसे ही घूमने फिरने? यार जो भी समझ लो, मैंने जिद चौकर कहा। तांगे वाले ने तो सवाल जवाब शुरू कर दिए थे। और बादशाह, नाराज क्यों होंदे हो? वैसे तो आसपास कुछ होटल हैं, लेकिन अगर मुंबई शहर का मज़ा लेना है तो गोपी रोड के होटल बड़े मशहूर हैं जी। वहाँ काफ़ी रश रहता है। रात हो या दिन लोग घूमते फिरते रहते हैं, बस जेब में पैसे होने चाहिए। इसने घोड़े की गर्दन सहलाते हुए कहा और फिर बड़े गौर से हमारा जायजा लेने लगा। गोपी रोड के होटलों में ऐसी क्या खास बात है जो यहाँ के होटलों में नहीं? आनंद ने सवाल किया तो वो एक आंख दबाकर कहने लगा, वहाँ पास ही तो चांदनी बाजार है और रात को वहाँ चांदी बरसती है, समझे कि नहीं? ये कहकर वो भोंडे अंदाज में हंसने लगा और उसे हंसता देखकर हमारी भी हंसी निकल गई। पता नहीं वो क्या कह रहा था, लगता है नहीं समझे। ओ, ये गांव पिंड वाले बड़े ही भोले होते हैं। मैं भी जब इस शहर में आया था तो किसी बात का पता ही ना था, फिर धीरे धीरे सब कुछ समझता गया। जल्द समझ जाओगे। तो यार, मेरा मतलब है रात को उस बाजार में गाना बजाना और रक्सो सरूर की महफिलें भी सजती हैं। अब भी नहीं समझे मेरे भोले बादशाह? और उसकी इस बात पर हम तीनों के कान एकदम खड़े हो गए कि ये तो वही जगह बता रहा है जिसके बारे में शेखर ने भी बताया था। हम तीनों ने एक दूसरे की तरफ मुस्कुरा कर देखा और आनंद टांगे वाले से बोला, तो ठीक है, तुम हमें गोपी रोड वाले किसी अच्छे से होटल में ले चलो, पैसों की फिक्र ना करो, वो हमारे पास है। वाह जी वाह, फिर तो कोई मसला ही नहीं। बैठो जी बैठो, गफूरे पहलवान के टांगे में अभी ले चलते हैं। सारे रास्ते उस कोचवान की जुबान चलती रही। वो काफ़ी बातूनी था, पंजाबी घराने से ताल्लुक़ रखता था। उसे अपने नाम के साथ पहलवान लगाना अच्छा लगता था। बकौल उसका ताल्लुक़ पहलवान के घराने से था, लेकिन गुर्बत ने उसे टांगा चलाने पर मजबूर कर दिया था। वैसे डील डोल उसका पहलवानों जैसा ही था। वो मुंबई के रास्तों के बारे में हमें बताता जा रहा था और हम तीनों भी उसकी बातों से काफ़ी लुत्फ अंदोज हो रहे थे। आखिरकार एक होटल के सामने जाकर उसने टांगा रोक दिया। लो बादशाह, आ गया होटल और वो सामने रहा चांदनी बाजार। इस बाजार का मज़ा आप लोगों को रात को आएगा। उसने एक दफ़ा फिर आंख मारते हुए कहा तो हम भी हंस पड़े। आनंद ने चंद सिक्के उसके हाथ पर रख दिए तो वो फौरन बोला, ओ ये तो आपने ज़्यादा किराया दे दिया जी। पूरा पहलवान सिर्फ अपनी मेहनत के पैसे लेता है जी। हम अपनी खुशी से दे रहे हैं, एहसान थोड़ा ही कर रहे हैं तुम पर। आनंद ने ज़बरदस्ती उसको पैसे पकड़ाते हुए कहा तो थोड़ी सी बहस के बाद वो मान गया और हंसते हुए वहाँ से चला गया। जहाँ हम खड़े थे वो काफ़ी बारौनक इलाका था, काफ़ी चहल पहल थी। हम तीनों सीधा होटल में दाखिल हो गए। सामने एक काउंटर के पीछे एक मोटा भद्दा सा आदमी बैठा अखबार पढ़ रहा था। हमें देखते ही अखबार छोड़कर खड़ा हो गया और कारोबारी अंदाज में मुस्कुराते हुए बोला, आए जी आए, कमरा चाहिए आप लोगों को? जी, आनंद ने उससे हाथ मिलाते हुए कहा। कितने कमरे, एक या दो? नहीं जी, एक कमरा ही काफ़ी है हम तीनों के लिए, वो भी मिल जाएगा। हमारा होटल यहाँ के बेहतरीन होटलों में से एक है। अक्सर यहाँ पर सरकारी अफसर और शहर के रईस भी आके ठहरते हैं और कभी कभी तो अंग्रेज़ लोग भी आकर ठहरते हैं। यहाँ के कमरे हवादार और साफ़ सुथरे और खाना एकदम ताज़ा मिलेगा जी आपको। वो अपने होटल की शायद कुछ ज़्यादा ही तारीफ़ किए जा रहा था और हम बड़े गौर से उसका मुंह तक रहे थे। वो सब तो ठीक है जी, लेकिन एक कमरे का किराया कितना होगा? मैंने उस कमरे के बारे में पूछा तो मुस्कुराते हुए कहने लगा, बहुत ही मुनासिब जनाब। वैसे आप लोग कहाँ से आए हैं और ठहरना कितने दिन है? दरअसल हम यहाँ काम धंधे के लिए आए हैं, परदेसी लोग हैं। अभी तो हमें भी नहीं पता कि कितने दिन ठहरना है। बाकी आप बता दो कि हमसे क्या किराया लोगे। खाना भी तकरीबन हम यहीं से खाएंगे। मेरी